नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप सभी का वीएनएम बुलेटिन में स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बीजेपी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, क्या बोलती पब्लिक अभियान करेंगे लॉन्च। गुजरात में पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बिकता है एनालॉग, कैसे लगाम कसेगी सरकार। और वडोदरा के एसएसजी में दिखे फिल्मी सीन, पुलिस को धक्का मारकर भागा 18 साल का आरोपी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने देश हित में मुद्दे उठाने के लिए एक नया अभियान लॉन्च करने की बात कही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सफल प्रोटेस्ट और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सफलता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फाउंडर अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका समेत के युवा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस मौके पर देशव्यापी जनसंपर्क अभियान क्या बोलती पब्लिक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद लोगों के मुद्दों को समझना है। दीपके ने कहा कि इस कैंपेन का पहला फोकस शिक्षा पर होगा। उनका तर्क है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस की वजह से कई परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा पाना मुश्किल हो गया है। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए, ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है, जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है, ना सेविंग्स होती है फैमिलीज की। जो परिवार 40-50 हजार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हजार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10,000 हर महीने के। कहां से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कैप लगना चाहिए फीस के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरह से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए हो। तो ये नहीं चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है। और ये बस प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, जो कॉलेजेस में भी डोनेशन आते, मैनेजमेंट कोटा चलता है, डोनेशन के नाम पर जो सीटें भरी जाती है। एक तो सीटें कम है हमारे देश में, कॉलेजेस में सीटें कम है, जिसकी वजह से कई लोगों का हक मारा जाता है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर कोई बात नहीं करता है। 25-25, 30-30 लाख देकर वहां पर सीटें भरी जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को हम पुश करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल बने। ऐसा एक भी इस देश में व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। Education is not a business, it's a fundamental right of every kid that is born in India and we want to ensure that. उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है? गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी, सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है।
और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। गुजरात के राजकोट में नकली या कहे तो एनालॉग पनीर का कारोबार एक बार फिर बेनकाब हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले जिस फैक्ट्री को सील किया था, वहीं जब दोबारा रेड की गई तो बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर जब्त हुआ है। राजकोट में एनालॉग पनीर के अवैध कारोबार पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1 महीने पहले लाठी प्लॉट इलाके में जिस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, वो दोबारा कार्यरत दिखी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां फिर एक बार रेड की और इस दौरान फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर बरामद किया गया। जांच के दौरान फैक्ट्री मालिक ने खुद को बचाने की कोशिश की। આ અમે લખેલું છે ઈ જ અમે વેચી છે। આ શું છે ઉપર? કોનું? આ શું છે? પણ ઈ બીજું મલાઈ પડી છે સાહેબ। મલાઈ ક્યાં છે? એમાંય લખાડું મલાઈ તમને, પનીર છે? એમાંય દેખાડું। દેખાડો? હા, ઈ છે, બંને છે। ડબલ અમારી આગળ નહીં નહીં, અમારી આગળ બધુંય છે। અલગ પનીર વેચી છે, ઈ મલાઈ વેચી છે, એમાંય ટેગ મારેલું છે, અને એના લોગ વેચી છે, એમાંય ટેગ મારેલું છે। જ્યાં એના લોગ છે ઈ એના લોગ, અને મલાઈ છે ઈ મલાઈ। હું તમને કહું, આ બે વસ્તુ કઈ વાંધો નહીં। તમે જેલ જશો ને નફા હશે તો ને જેલ ફૂડ જશો ને। ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબને બોલાવી લ્યો। ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબને બોલાવી લ્યો। ફૂડ વાળા સાહેબને બોલાવી લ્યો। ચેક તો ઈ જ કરશે। આજે ધારો કે આ આજે ફૂડ અમે તમે ફૂડ- લેબમાં મોકલીએ, બરોબર તમે છે? ફૂડ वाला साहब ने बोला ही लियो। अधिकारियों ने मौके से मिले पनीर के सैंपल जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि सील की गई फैक्ट्री दोबारा कैसे चालू हुई और जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होती है। ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે ડેરી કોન્ટેક્સ એનાલોગ છે એના દ્વારા પ્રતિબંધ કરેલ છે, જે અન્વયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું ચેકિંગ અવિરત ચાલુ જ છે। આજે સવારે આપણે ફોર્ચ્યુન ડેરી પ્રોડક્ટ્સ કરીને જે પેઢી છે સવારે ખોલતા નહોતા એમની કોઈ પણ અંદરના કર્મચારીઓ, હજી એમના કોઈ ઓનર્સ કે આવેલા નથી। અત્યારે આપણે જે ડેરી ખોલીને આપણે જે તપાસ કરી પેઢીની, એની અંદરથી આપણને 25 થી 30 કિલો ડેરી કોન્ટેક્સ એનાલોગનો જથ્થો જોવા મળેલો છે। સાહેબ, ખાસ કરીને આનો ઉપયોગ કરવાથી આરોગ્યને શું નુકસાન થાય? આપણે ગઈકાલે જ જે વાત કરી હતી આપણા આરોગ્ય મંત્રીશ્રીએ પણ, કે મોટા ભાગના લોકો જે છે એ મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ પનીરના નામે ડેરી કોન્ટેક્સ એનાલોગનો ઉપયોગ કરતા જ જોવા મળ્યા છે, અને મેનુમાં અને જે વેચાણ કરે છે એ પણ પનીર તરીકે જ કરે છે, જ્યારે કે એની અંદર કોઈ પણ મિલ્ક ફેટનો હિસ્સો હોતો નથી। અને એને હિસાબે જ આ વસ્તુઓ જે લોકોને પનીરના નામે જે છેતરપિંડી થાય છે, ખાસ કરીને એના હિસાબે, અને ખાસ તો કે જે હેતુ મિલ્ક ફેટ છે એ પોષણ સ્વરૂપે માણસ લેતો હોય, એના હિસાબે જ આ નિર્ણય લેવાયેલો છે। સાહેબ, અત્યારે અહીંયા જે ઝડપાયું ઈ શું છે? એ ડેરી કોન્ટેક્સ એનાલોગ ચીઝ છે। આ ડેરી કોન્ટેક્સ એટલે એનાલોગ એટલે કે એવી વસ્તુઓ કે જેની અંદર મિલ્ક ફેટને વેજીટેબલ ફેટથી રિપ્લેસ કરવામાં આવી છે। તમારું જે સ્ટ્રક્ચર છે, દૂધની અંદરથી સૌથી કિંમતી વસ્તુ જે છે એ મિલ્ક ફેટને કાઢી લેવામાં આવે, એની જગ્યાએ કોઈ પણ વેજીટેબલ ફેટ કે વેજીટેબલ ઓઇલને નાખી અને એને હોમોજીનાઇઝ કરીને વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે, ફરી પછી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ। આની ઉપર શું પગલાં લેવામાં આવશે? આમની અત્યારે જે આવે છે એમના માલિકોને આવે ત્યારે એમનાથી આગળ જે કંઈ પણ આપણા ફूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट हेठળ બધી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार 18 साल का एक आरोपी पुलिस को धक्का मारकर फरार हो गया। वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुष्कर्म के मामले का 18 साल का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी रमेश को स्किन संबंधित इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। उसी दौरान उसने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल हितेंद्र सिंह को धक्का दिया और अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत में घुसकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस का भारी काफिला अस्पताल पहुंचा और आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। કાચા કામનો આરોપી ગોવિંદ રમણભાઈ મોહણિયા નાઓને સેન્ટ્રલ જેલથી હેડક્વાર્ટરના પોલીસ રાબતા સાથે એસએસજીમાં સારવાર અર્થે લાવવામાં આવેલ હતા, જે પોલીસને ચકમો આપીને ભાગી ગયેલો, જે આ એસએસજીના કેમ્પસમાં જ આ જે બિલ્ડિંગ બની રહી છે એ કેમ્પસમાં હોવાની શક્યતા છે, જેથી અત્યારે ટીમો લગાવવામાં આવેલ છે અને અંદર સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે।
ટોટલ 8 ટીમો બનાવી છે, એટલે અલગ અલગ પહેલાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી ટોપ સુધી સર્ચ કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में अलग अलग इलाकों में किए गए अतिक्रमण ट्रैफिक जैम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे निजात पाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने एक बार फिर से बुलडोजर की कार्यवाही शुरू की है. आइए देखते हैं आज कहां चले वडोदरा महानगर पालिका के बुलडोजर. वडोदरा कॉरपोरेशन ने मुख्य इलाके की सड़कों से अतिक्रमण दूर करने की मुहिम शुरू की है. इसी के तहत नागरवाड़ा के लाल बाजार में अतिक्रमण अभियान चलाया गया. स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद वीएमसी के अतिक्रमण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर लगे लारी गल्ले हटाए. 2 अवैध शेड ढा दिए गए और रास्ते पर बने अवैध चबूतरों को भी तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान करीब 2 ट्रक भरकर सामान जब्त किया गया. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य विभाग, पुलिस और कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. बिना किसी अप्रिय घटना के ये पूरी कार्यवाही संपन्न हुई. वॉर्ड नंबर 7 વિસ્તારમાં નાગરવાડા રોડ પર જે લાલજી કોઈ આવ્યું છે એ શોપિંગ સેન્ટરની પાછળના રોડ પરનો દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. એવું તો નિયત નથી, પણ અમે આ એક પ્લાનિંગમાં હતું. ઘણા ટાઈમથી રસ્તો બંધ હતો અને અવર જવર માટે મુશ્કેલી પડતી હતી નાગરિકોને, એટલે નાગરિકોની પણ ડિમાન્ડ હતી, એટલે આ દબાણનો પ્રોગ્રામ इमीडिएट असर કરવામાં આવેલ છે. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रही हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम टीवी. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. गुजरात के वडोदरा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सयाजीगंज पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. पुलिस ने अचानक सयाजीगंज के कई कैफे में औचक जांच करते हुए सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के आसपास फतेहगंज में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा अलग अलग कैफे में जाते हैं. ऐसे में किसी भी तरह की गैर कानूनी या आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सयाजीगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. पुलिस ने औचक विजिट करते हुए कैफे के अंदर बने प्राइवेट कैबिन और बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया. साथ ही ये भी जांचा कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा. इसके अलावा सभी कैफे संचालकों के रेंट एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, आवश्यक लाइसेंस और सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई.
अचानक हुई इस कार्रवाई से नियमों का पालन नहीं करने वाले कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों और पेरेंट्स ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन में गुजरात के नर्मदा जिले के 2 प्रतिभाशाली नागरिकों को आमंत्रित किया गया है और खुशी की बात यह है कि इसमें एक महिला भी शामिल है। 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन में नर्मदा की उषा वसावा और विशाल तड़वी को विशेष आमंत्रण मिला है। सागबारा तालुका के 5 पिपरी गांव की उषा वसावा पिछले 2 दशकों से प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने अनेक आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका નિભાઈ है। 2005 થી તાલુકા લેવલનું જે ફેડરેશન છે શ્રી નવજીવન આદિવાસી મહિલા વિકાસ મંચ તેની સાથે જોડાયેલી છું અને પ્રાકૃતિક કૃષિ અને મહિલા સશક્તિકરણની જે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ મને રાષ્ટ્રપતિ ભવન દ્વારા 15મી ઓગસ્ટે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં જે કાર્યક્રમ છે એટ હોમ કાર્યક્રમ તેમાં આવવા માટેનું જે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તો તે બદલ હું સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આ ખૂબ જ નર્મદા જિલ્લા માટે અને આદિવાસી સમાજ માટે ગૌરવની વાત છે। આભાર। वहीं राजपीपला के विशाल तड़वी पशुपालन विभाग में अपनी सेवाओं के दौरान पशुओं के टीकाकरण, स्वास्थ्य संरक्षण और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उनकी समर्पित सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। हूँ हाल गुजरात राज्य गांधीनगर नर्मदा खाते नादोद तालुकामां खुटांबा गामे प्राथमिक पशु सारवार केन्द्र खाते पोस्टिंग छूं। मारू होद्दो छे पशुधन निरीक्षक। अमारू काम छे कृमिनाशक दवा वितरण करवानुं, कृत्रिम बिद्दान करवानुं, रसीकरण करवानुं, खसीकरण करवानुं। आज तेज वातने चलते नीति आयोग द्वारा जे एफएमडी इंडिकेटर राखवामां आवेल हतुं तेमां अमे रसीकरण करीने पशुपालक केवी रीतना पशुपालक आगळ वधी शके ते माटेना प्रयासों करता हता। ते बाबते अमने 15મી ऑगस्ट माननीय राष्ट्रपति द्वारा अमने त्यांथी निमंत्रण आपवामां आव्युं छे, जे बदल अमे खूब खूब आभारी छे। सौभाग्य छे के ज्यां लोकोनुं जवानुं सपनुं होय छे, एकदम जे घरे घरे जईने रियल वर्क फ्रंटलाइन वर्कर कही शकाय एमने आज भारत सरकार द्वारा आटले मोटी जग्या पर बोलाववामां आवे छे, ते बाबते अमे खूब गर्व अनुभवीए छे। राष्ट्रपति भवन के इस प्रतिष्ठित समारोह में दोनों की मौजूदगी नर्मदा जिले के लिए गौरव का विषय है और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक भी साबित हो सकती है। अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले चुप रहने वाले संत समाज ने अब मामले पर विरोध प्रदर्शित कर रहे विपक्षी सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वडोदरा के डभोई में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा खुलकर सामने आया। विभिन्न धार्मिक संगठनों के संत महात्माओं ने उप जिलाधीश को आवेदन सौंपते हुए सांसद पप्पू यादव पर सनातन धर्म और संत समाज के अपमान का आरोप लगाया। इन संतों का कहना है कि पप्पू यादव का कथित कृत्य माफी के योग्य नहीं है। इस दौरान चंदवाड़ा के मानसरोवर बापू करनाली कुबेर भंडारी मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेश गिरी महाराज, स्वामीनारायण मंदिर के पुराणी स्वामी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनें, एडवोकेट अश्विन पटेल और हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सनातन धर्म और भारत भूमि के लिए सांसद को एक हम मंदिर के समान मानते हैं, जहाँ से पूरे भारत के लिए नए नए कानून बनते हैं, जहाँ से पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा विश्व देखता है कि नए कानून बना करके हम कानून के रूप से हम चलते हैं। ऐसी जगह पर बैठ कर के साधु संतों और ब्राह्मणों का भेष धारण करके राम मंदिर, जो कि हम सब के आराध्य हैं, ऐसे देव को वहाँ बैठा करके ये जो राजनीति चमकाने के लिए भीख मांगने जैसा कार्य करते हैं, साधु संतों को बदनाम करने का, ब्राह्मणों को बदनाम करने का ऐसा घृणित कार्य पप्पू यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम भारत के जो सांसद हैं, भारत की जो वहाँ से उनकी राज्यसभा लोकसभा से भी उनको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। दोबारा से वो चुनाव कभी लड़ ही न पाएँ, ऐसी सज़ा उनको मिले और जल्दी से जल्दी वो माफ़ी मांगे
अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं तो जहाँ भी भारत भूमि के जो भी हिंदू प्रतिनिधि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करने के लिए साधु संत हों या फिर हमारे सनातन धर्मी हों, उसको जहाँ मिलेंगे और वहीं पर उनको मार पड़ना शुरू हो जाएगा। वो आज भी समय है उनके पास, वो सुधरें और अपने रास्ते पर आएँ, धर्म को बदनाम न करें। राम मंदिर के विषय में जिन्होंने 1 रुपया का चंदा नहीं दिया, वो आज लगे हुए हैं कि हमको वोट बैंक बन जाए, साधु संतों के माध्यम से सबको बदनाम करें और हिंदू धर्म को बदनाम करके सबको, ताकि वोट हमको मिले, ऐसा अनधिकृत कार्य वो सब लोग करते जा रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन संतों ने चेतावनी दी है कि अगर सांसद पप्पू यादव सार्वजनिक रूप से नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। જ્યાં સુધી સાધુ શબ્દનો અર્થ થાય છે સહતે ઇતિ સાધુ, સહન કરે તે સાધુ છે, પણ સહનની સીમા પૂરી થઈ જાય તો વૃત્રાસુરની જેમ અથવા દર વર્ષે રાવણને સત્કાર કરવામાં આવે છે દશહરાના દિવસે, એવી રીતે આ વાણી વિલાસ કરનારા, અમારા ભગવાનનું અપમાન કરનારા, સાધુ સંતોનો અપમાન કરનારા, અને ખરેખર એ સાધુનો વેશ નહોતો એવું હું માનું છું। આ તો છદ્મ વેશ હતો। સાધુનો વેશ હોય તો જીભ ઉપર લગામ આવે, સાધુ કોઈ દિવસ આવું બોલે જ નહીં, પણ કપડાં જે ભગવા હતા ને એ છદ્મ વેશ હતો। જેમ રાવણે છદ્મ વેશ કરી અને દુષ્કૃત્ય કર્યું હતું સીતાજી સાથે, એવી રીતે જો આ દર વર્ષે જ્યારે એનું દશેરાના દિવસે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, અગ્નિથી સ્નાન કરવામાં આવે છે, એમ કદાચ આ પપ્પુ યાદવને પણ અગ્નિથી કદાચ સ્નાન કરવાનો વારો ના આવે, વર્ષે વર્ષે એને એ કરવામાં આવે છે, તો આ દંડ ખરેખર તો ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી એનું અપમાન કર્યું છે, સાધુઓનું અપમાન કર્યું છે, સનાતન સંસ્કૃતિનું અપમાન કર્યું છે, એ આ દેશમાં જીવવાને લાયક નથી। कहने को तो गुजरात विकसित राज्य है, लेकिन यहाँ आए दिन छात्र बसों की संख्या कम होने से स्कूल कॉलेज पहुँचने में लेट हो जाते हैं और प्रदर्शन के लिए मजबूर भी होते हैं। कुछ ऐसा ही फिर एक बार वडोदरा जिले में देखने मिला। वडोदरा जिला के सावली में एक बार फिर एसटी बस सेवा की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ छात्रों और नौकरी पेशा लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने बस रोककर चक्का जाम किया और परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। इन छात्रों ने कहा कि वडोदरा सावली वाया उदलपुर गोधरा रूट की बसों में रोजाना 100 से अधिक यात्री सफर करते हैं, जिससे बसों में भारी भीड़ रहती है। छात्रों ने डिपो मैनेजर और डीसी को लिखित आवेदन देकर इस रूट पर बसें बढ़ाने की और समय पर चलाने की मांग की है। में फरियाद बसों बाबते लेट आवे छे, बस नानी पड़े छे, पैसेंजर घणा बधा अंटवाय छे। 3 बसों होवा छतां एक ज बस में पैसेंजर आवे छे, बीजी बधी बसों लेट आवे छे। एनी लेखित अमे रजूआत आपी तो अमने डीसी साहेबे एवुं कीधुं के अमे तमने अठवाडियानो टाइम मने आपो, गाड़ी अमे तमने मोटी करी आपीशुं अने जे बीजी काकणपुर बस लेट आवे छे एने अमे वहेली करी आपीशुं। ऑर्डर थई गयेला छे, आजथी फॉलो थई जशे, एटले के बीजा दिवसथी ज अमे कम्प्लेन आपी अने बीजा दिवसथी थई जशे। तो अमने एवुं कहेवा मांड्या के वांधो नहीं, कालथी 5:30 गाड़ी डेपोथी उपड़ी जशे। तो हालनी मिनिटे पण आज उपड़ी नथी अने अमारा बसमां पेसेंजर घणुं बधुं आई गयुं। 144 पेसेंजर आवे छे। कया रूटना तकलीफ आवे छे? आ वडोदरा रूट उपर, उदलपुरथी वडोदरा रूट उपर गोधरा डेपोथी आवे छे, सवारे गोधरा डेपोथी लईने वडोदरा जाय छे, वाया टुंडाउ सांवली मंजूसर थईने। आपनी શું રજૂઆત છે? અમારી રજૂઆત એક જ છે કે બધી ગાડીઓ નિયમિત કરવામાં આવે અને અમારી ગાડી મોટી આપવામાં આવે। આના માટે રજૂઆત કઈ કક્ષાએ તમે કરી? છેક ઉપરી અધિકારી ડીસી, ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિવિઝન ડેપો મેનેજરથી માંડીને છેક ડીસી સુધી સાહેબ સુધી કરી છે। એમણે શું બાંહેધરી આપી? એમને કીધું કે અઠવાડિયામાં થઈ જશે, એવા જ અમને જવાબ આપવામાં આવે છે। ચલો અમે એ બી અમે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ, અમને ટાઈમ આપીએ છીએ, પણ જે ઓર્ડર એમને કર્યો 5:30નો કાકણપુરનો, તો હાલની મિનિટે પણ એનો અમલ થયો નથી। गुजरात के वडोदरा में अब तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हद तो तब हो गई जब गोत्री के स्मशान गृह के बाहर डस्टबिन में एक आधा जला शव बरामद किया गया। वडोदरा के गोत्री से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें गोत्री स्मशान के बाहर कचरे के डस्टबिन में एक अर्ध जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही यूथ कांग्रेस के नेता पवन गुप्ता मौके पर पहुंचे और अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव की पहचान और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अर्ध जले शव को इस तरह डस्टबिन में कौन छोड़कर चला गया। शव को देखकर अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि ये शव किसी इंसान का है या किसी पशु का।
कांग्रेस के नेता ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। અમને એના સ્થાનિક લોકોથી જાણકારી મળી કે ગોત્રી સ્મશાનની બહાર સ્વચ્છતા માટે મૂકેલી પેટીની અંદર અર્ધ ભરેલી લાશ પડી રહી છે અને દુર્ગંધ વિસ્તારમાં ફેલી ગઈ છે। જ્યારે અમે અહીંયા આવ્યા અને અમે અહીંયા તપાસ કરી તો અમને પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું કે સ્વચ્છતા અભિયાનની ડબ્બાના અંદર કોઈક બોડી ભરેલી હાલતમાં પડેલી છે અને એને બારવામાં પણ આ જ ડબ્બામાં આવ્યો હોય એવું પ્રાથમિક રીતે જોતાં ખબર પડે છે। સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે આ જે બોડી મળી છે મુક્તિધામની બહાર મળી છે। મુક્તિધામમાં કામ કરતા લોકોની પણ આ પ્રાથમિક જવાબદારી બનતી હોય કે અંદર કે બહાર કોઈ પણ આવા પ્રકારની વસ્તુઓ કે આવા પ્રકારના કૃત્ય થતા હોય તેના પર ધ્યાન રાખવું એ મુક્તિધામમાં કામ કરતા લોકોની જવાબદારી છે। એ જવાબદારી પછી બીજી જવાબદારી પોલીસની બી આવે છે કે જો અહીં આ જે કંઈ બી શબ છે મનુષ્યનું હોય કે પશુનું હોય જેનું બી શબ હોય એને જો અહીંયા બારવામાં આવ્યો હોય તેને બારવામાં કમસે કમ 2-3 કલાકનો સમય લાગ્યો હોય અને આને રાતના અંધારામાં બાર્યું હોય એવું જ જાણવા મળી રહ્યું છે પ્રાથમિક તપાસમાં। તો જો 2-3 કલાક તક કોઈ વસ્તુને આ રીતે બારવામાં આવ્યો હોય તો પોલીસ પેટ્રોલિંગ જે કહે છે અને કરવામાં આવે છે તો શું એ 2-3 કલાક દરમિયાન આ રોડ પર પોલીસે કોઈ પ્રકારની પેટ્રોલિંગ જ નથી કરી કે એમને ખબર ના પડી હોય કે અહીંયા આ પ્રકારનું કોઈ કૃત્ય થઈ રહ્યું છે? એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુંડા તત્વોને કે પછી જે કોઈ વ્યક્તિ આ કૃત્ય કરીને ગયું છે એને જાણકાર હતું કે વડોદરા પોલીસ એ મોજમાં જ રહે છે। મુક્તિધામના લોકો અને મુક્તિધામમાં કામ કરતા લોકો એ પણ મોજમાં રહે છે અને એ જ મોજનો એ દુરુપયોગ કરીને આ કૃત્ય કરીને ગયું છે। અમે પોલીસને જાણ કરી છે કે અહીંયા આવે તપાસે કે આ મનુષ્યની બોડી છે કે પછી કોઈ પશુની બોડી છે। બોડી મનુષ્યની હોય કે પશુની હોય મર્યા પછી મોક્ષ મળવો એનો અધિકાર હોય છે। ત્યારે અહીં આવી તપાસ કરી અને યોગ્ય પગલાં પોલીસે ભરવા જોઈએ અને જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે કે જેણે આ કૃત્ય કર્યું છે એના पर પણ કાયદાકીय कार्यवाही થવી જોઈએ એ માંગ અમે કરી। गुजरात के वडोदरा में ड्रिंक और ड्राइव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में शराब के नशे में धुत वाहन चालक ने 2 व्हीलर को चपेट में लेकर कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। वडोदरा में ड्रिंक और ड्राइव के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा एक्सीडेंट सामने आया। मकरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार चालक ने पहले सुसन इलाके में और उसके बाद मकरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने लगी सुरक्षा जाली में जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई राहदारी या वाहन चालक घायल नहीं हुआ, जबकि कार चालक के घायल होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक नशे की हालत में हो सकता है। पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि ड्रिंक और ड्राइव के बढ़ते मामलों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब भाई फुल टाइट से हमने ठोकता ठोकता आया 10 जन में। खोल गाड़ी, खोल गाड़ी, खोल रुकने कुछ मत कर। गाड़ी का नंबर ले, आगे से नंबर ले गाड़ी का, 90 गाड़ी का नंबर ले। अरे आगे से 6-7 जनों को ऐसे ठोकते ठोकते आया है। हाँ फूल पिएला है दारू। खोल रे गाड़ी, खोल। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey,
The V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91-87348-72606 or 91-9879-572-606. गुजरात हाईकोर्ट की फ़ॉन्ट नीति का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। वकील इस निर्णय को प्रैक्टिकल नहीं मानकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा के वकील मंडल द्वारा लगातार दूसरे दिन दिवालीपुरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में नई फ़ॉन्ट नीति पर परिपत्र का ऐलान किया है, लेकिन वकील स्थानीय भाषा और प्रचलित फ़ॉन्ट को भी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग के साथ वडोदरा वकील मंडल के वकीलों ने गुजरात हाई कोर्ट के परिपत्र की होली जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष हसमुख भट्ट, पदाधिकारी रितेश ठक्कर समेत के पदाधिकारियों और वकीलों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन्हें आ रही दिक्कतों पर आवाज उठाई। जो हाईकोर्ट ने जो सर्कुलर परिपत्र जारी किया है, वो परिपत्र के अनुसंधान में जो एक परिपत्र है वो काला परिपत्र है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। हम नहीं, पूरा गुजरात के सारे 2 लाख लॉयर है, जो सब अधिवक्ता है, वो सब इनका विरोध कर रहे हैं। और आज हमने वो परिपत्र है उनकी आज होली जला के हमने विरोध व्यक्त किया है। ये विरोध जब तक हाईकोर्ट ये परिपत्र जो जारी किया है वो परत नहीं लेती है, तब तक ये हम प्रोटेस्ट चालू रखेंगे। ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો એ પરિપત્રનો વિરોધ કરવા માટે આજનો આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે અને એ પરિપત્ર ને આજે સળગાવી અને ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના પરિપત્રનો અમે વિરોધ કર્યો છે। આ હડતાલ ફક્ત ને ફક્ત જે સ્થાનિક બારો છે એના લિપિનો સમાવેશ હાઈકોર્ટે નહીં કરવાના કારણે કર્યો છે અને આ આંદોલન વડોદરા પૂરતું સીમિત નથી, સમગ્ર ગુજરાતમાં ચોક્કસ મુદત આંદોलन માટે વકીલોએ જાહેરાત કરી દીધી છે। गुजरात के वडोदरा MSME मंत्रालय के तहत MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस द्वारा वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के MSME मंत्रालय की पहल पर गुजरात रिफाइनरी परिसर में आयोजित 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी खरीद नीतियों, वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सरकारी परियोजनाओं में MSME की भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी समेत विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी संस्थाओं और प्रमुख उद्योग संगठनों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आज रोज MSME DFO अहमदाबाद द्वारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्रामનું આયોજન IOCLના સંકુલમાં રાખવામાં આવ્યું હતું। આજે વડોદરાના 150 થી વધારે પણ ઉદ્યોગ સાહસિકોએ આ વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ મીટનો લાભ લીધો છે। વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ મીટ 2 દિવસ ચાલવાની છે, આજે અને આવતીકાલે। જે પણ ઉદ્યોગકારોને ઓઇલ, ગેસ અને આ જે સેન્ટ્રલ PSUની કંપનીઓ છે એમની સાથે ઉદ્યોગ સાહસિકતામાં તત્પરતા રાખવી હોય, એમની સાથે જોડાણ કરવું હોય, એ બધાએ અહીંયા અચૂક આવવું જોઈએ। EPFO થી માંડીને બધા જ લોકોના અહીંયા સેમિનારનું સેશન છે 2 દિવસ। મેક્સિમમ MSME આનો લાભ લે એવી અમારા VCCI તરફથી વિનંતી છે અને VCCI આ વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ મીટથી ઉદ્યોગકારોને ફાયદો થવાનો છે, એ બહુ ચોખ્ખી વાત છે।
इस दौरान एमएसएमई उद्यमियों और विभिन्न संस्थाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए ओपन हाउस सत्र का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा करीब 10 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उद्योग, इनोवेशन और सरकारी अवसरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। हम ये आज 6 तारीख और 7 तारीख को IOCL के साथ मिलकर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो पर्पज है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CPSUs हैं वो MSME से अपनी प्रोक्यूरमेंट कर सकें। हमें बताते हुए खुशी होगी कि हमारा विगत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर हमारी जो प्रोक्यूरमेंट थी उसमें क्लोज टू 50% जो टोटल प्रोक्यूरमेंट थी वो MSME से हुई, और हमारा प्रयास ये है कि इससे भी ज़्यादा हो। हालांकि हमारी पॉलिसी में सिर्फ 25% है, बट हमारे 50% के आसपास हमारी जो प्रोक्यूरमेंट है वो MSME से हो रही है। इसमें कुछ महिलाओं के लिए भी 3% रिजर्वेशन है, वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। SC/ST के हमारा थोड़ा सा अभी हम पीछे चल रहे हैं, वो हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम उनके एसोसिएशंस को यहाँ लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MSME जो बिलोंग्स करती है SC/ST को, वो भी अपना सामान सप्लाई कर सकें। और यहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स आए हुए हैं, बहुत सारी PSUs आई है, 25-30 PSUs आई है। ये अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगी 2 दिन तक, अपना उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे, और जो MSMEs हैं वो बताएंगे कि वो अपना स्टॉल लगाए हुए हैं कुछ, वो क्या क्या बनाते हैं। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म वी आर प्रोवाइडिंग टू द प्रोक्यूरमेंट एंड द सप्लायर्स ऑल्सो। तो ये एक प्रयास है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन हो सके, इंडिजनाइजेशन हो सके और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी इंडिया में मिल सके। हमारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल PSUs है, उनके प्रतिनिधि है, और MSMEs से जो हमारे पार्टनर्स है और स्टेक होल्डर्स है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो बैकबोन है वो हमारे MSMEs रहे हैं, और जो सेंट्रल PSUs हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इनेबलर रहे हैं। तो हम दोनों ग्रुप्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के विकास में सन 47 से आज तक। और आज जबकि हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, हम दोनों को मिलजुल के इस सपने को पूरे करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं कि पहले हम लोग जैसे एक आइसोलेटेड इकोनॉमी थे, आज हमको ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रीन फुटप्रिंट। तो इन सब को देखते हुए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है, और अगर जब तक हम मिलजुल के एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो हम 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि ये जो 2 दिन का हमने समारोह किया है, इसका पूरे से पूरा फायदा उठाए, रजिस्टर करे, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे। गुजरात के कच्छ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पूर्व कच्छ पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए गांजा तस्करी के आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली है। पूर्व कच्छ पुलिस ने NDPS मामले के आरोपी के खिलाफ बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए सफेमा कानून के तहत उसकी 22.31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि गुजरात में पिछले 3 सालों में NDPS आरोपी की संपत्ति जब्त करने की ये पहली कार्रवाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अवैध गांजा नेटवर्क से कमाई कर उसी रकम से घर, कार, बाइक और एक्टिवा समेत कई संपत्तियां खरीदी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गुजरात में हाईकोर्ट की नई फॉन्ट नीति का लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच वडोदरा में सावली बार एसोसिएशन ने अहम प्रस्ताव पारित किया है। गुजरात हाईकोर्ट के नए सर्कुलर को लेकर सावली बार एसोसिएशन ने वडोदरा बार एसोसिएशन का खुलकर समर्थन किया है। A4 पेपर और निर्धारित फॉन्ट के नियम को लेकर वकीलों ने व्यवहारिक परेशानियों को बताते हुए विरोध जताया है। सावली बार एसोसिएशन की आम बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गुजरात हाईकोर्ट के नए सर्कुलर पर चिंता जताई गई है। नामदार गुजरात हाईकोर्ट द्वारा परिपत्र सर्क्युलर नंबर 2002/2026 થી જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો અને ગુજરાતની તમામ અદાલતોના પ્રેક્ટિસ કરતા વકીલોને જે A4 સાઇઝની અંદર પેપર્સ રજૂ કરવા તેમજ લોહિત ફોન્ટ વાપરવાનો જે એની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો તેને લઈ અને સમગ્ર ગુજરાતના 1,41,000 વકીલોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અને અમુક જિલ્લા જજોએ તેમજ ઘણી બધી કોર્ટોની અંદર મુદત રિપોર્ટ પણ A4 સાઇઝની અંદર અને ટાઈપ કરેલા માંગ્યા તેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતના વકીલો આજે ઠરાવ કરી અને હડતાલ ઉપર છે। વડોદરા બાર એસોસિએશન પણ
છેલ્લા 2 દિવસથી હડતાલ ઉપર છે અને સાવલી વકીલ મંડળ વડોદરા બાર એસોસિએશનને સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કરે છે અને ભવિષ્યમાં જો વડોદરા બાર એસોસિએશન હાઈકોર્ટ સુધી જવાનું થશે તો પણ સાવલી બાર એસોસિએશન એમની સાથે જ છે અને આ પરિપત્રને લઈને જ્યારે વિરોધ ઊભા થશે, જ્યારે વડોદરા બાર એસોસિએશન पगला भरसे ત્યારે संपूर्ण टेको सावली वकील मंडल जाहिर करे थे। गुजरात के सूरत की कोर्ट में तब हड़कंप मच गया जब कोर्ट रूम में ही एक कथित रूप से आरोपी युवक की मौत हो गई। सूरत सिविल कोर्ट परिसर में युवक की कोर्ट रूम में ही अचानक मौत होने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना पर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कस्टडी के दौरान पुलिस ने उसे खूब मारा था, जिसके चलते कोर्ट में पेश करते वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई और युवक की मौत हो गई। कतारगाम पुलिस लई गई थी, राते 10-11 वागे लेवा आव्या था। पेला दारूना केसमां लई गया, પછી એની માથે ચોરી નાખી દીધી। પછી એની તબિયત ખરાબ હતી, 3 દિવસ સુધી એને રિમાન્ડમાં રાખ્યો। અમે લોકોએ કીધું એને દવા આપી દેવા દો, એને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ, તમે એને મારામારી કરો માં, એની તબિયત બહુ ખરાબ। પણ પોલીસ વાળા માયના જ નહીં, મુલાકાતે ન કરવા દીધા, અમાર સામે એમ જ મારતા હતા। પછી આજે કોર્ટમાં હાજર કરવાના હતા ને, તો કોર્ટમાં પણ એ છડતો નતો કે પહેલા મને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ, મારી તબિયત બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે। તો બી નો માયના, ત્યાં ડબ્બો આવે ને, ડબ્બાની અંદર બધા 4-5 જણે રોડ ઉપર માર્યો। એને એટલો માર્યો ને એને હાવ મારી નાખ્યો। એને દવાઈ નથી દેવા દીધી, બીમાર હતો તો અમે એને રિક્વેસ્ટ કરતા હતા કે એને મારતા નહીં, તમે એક ઘા મારશો ને તો એ હાવ મરી જશે। તોય છતાં ઈ દવાઈ નતા અમને દેવા દેતા, તોય છતાં ઈ મારતા હતા। પછી હું એને લઈ જઈને માર્યો, એવો માર્યો તો હું એને ના પાડ્યો। અમે રોઈ, ત્યાં પગ પકડીને રોઈ પોલીસ वाला કે તમે એને મારો માં, ઈ મરી જશે, એના છોકરા છે નાના। 4 बच्चों के पिता ऐसे मृतक नरेश परमार की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया है। वहीं दूसरी ओर कस्टोडियल डेथ के गंभीर आरोपों के चलते पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक आरोपी नामे नरेशभाई माधुभाई परमार के जे कामरेज वाव खातेना રહેવાસી છે અને કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં સને 2025ના વર્ષમાં દાખલ થયેલ રિક્ષામાં ચેન સ્નેચિંગના ગુનામાં એ વોન્ટેડ આરોપી હતા, જેની કતારગામ પોલીસે ગઈકાલે સાંજના સમયે આ ગુનાના કામે ધરપકડ કરેલી અને આજરોજ બપોરના 3 વાગ્યાના અરસામાં નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરેલ। એ દરમિયાન એની તબિયત નાદુરસ્ત થતાં કોર્ટના આદેશથી તેને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રજૂ કરેલ, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરશ્રીએ તેઓને મરણ જાહેર કરેલ છે। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक, यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।